बच्चों एंड उनके पेरेंट्स। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सीबीएसई ने न्यू 3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है, R1, R2, R3। तो इसके सिलेक्शन के ऊपर पेरेंट्स को भी बहुत डाउट है और बच्चों को भी बहुत डाउट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा ये पहली बार हो रहा है और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई है कि क्या जो इंग्लिश है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या वो सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट ना होकर के माइनर सब्जेक्ट बन के रह जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। क्या इसे मेन सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी एक ऑप्शनल वे में यहाँ पे हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर डिटेल में कि भाई सीबीएसई का नया लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर है क्या। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, जो सीबीएसई ने नया करिकुलम जो रिफॉर्म किया था, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है सीबीएसई, जो हमारी सीबीएसई है, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी जो 2020 में लेकर आई थी, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो उस पर काम शुरू करना हुआ था वो 2023 में हुआ था। तो मतलब इसको इस समय 2023 में ये हुआ था कि अब इसको हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे तो आई थी 2020 में, 2023 में कि हमें इसको अप्लाई करना है। मतलब ये पैराडाइम जो है वो शिफ्ट बताया जा रहा है। पैराडाइम शिफ्ट क्यों बताया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी तक तो जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी कंटेंट हैवी था, एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बना रखा था। कंटेंट पर पूरा फोकस किया जाता था, एग्जाम पर पूरा फोकस किया जाता था, लेकिन अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी लैंग्वेज जो है फॉर्मूला वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि एक्चुअल में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या। देखो, ये फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई के अंदर पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। अब इसको प्रॉपर तरीके से मतलब एनफोर्स किया जा रहा है। करना क्या है कि इसमें आपको 3 लैंग्वेज है जिसको R1, R2, R3 बोला जा रहा है। ठीक है, तो R1, R2, R3 क्या है, पेरेंट्स भी ध्यान से सुन लेना ताकि आपको समझ में आए। अगर आपका बच्चा 2026 मतलब इसी साल अगर क्लास 6 में वो जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है। क्यों आपके लिए है? क्योंकि इसी साल से ये 3rd लैंग्वेज यहाँ पे जो 3rd लैंग्वेज की जो नीति है वो इसी साल से अप्लाई हो रही है। जो कक्षा 6 में है बच्चा, जो क्लास 6 में है, उसको इस बार से 3rd लैंग्वेज का एग्जाम देना कंपलसरी है। अब देखो लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो देखो पहली लैंग्वेज जो वो है जिसके अंदर बच्चा बहुत कंफर्टेबल है। मतलब जैसे कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो वो मराठी में कंफर्टेबल है, कोई अगर साउथ का है तो वो मलयालम तेलुगु इसमें, कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो ये वो भाषा है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सहज है। तो उस वाले सब्जेक्ट को वो R1 लैंग्वेज के फॉर्म में चूज़ कर सकता है। इसमें कोई रूल नहीं है कि आप क्या यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते। तो जो लैंग्वेज बच्चे को सबसे अच्छी आती है वो यहाँ पे वो चूज़ करता है। मान लो कि उसने मराठी चूज़ कर ली, या फिर मान लो कि उसने जो पंजाब का है उसने पंजाबी चूज़ कर ली। ठीक है, मान लो किसी ने यहाँ पे पंजाबी चूज़ कर ली, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो चेंज कर ली। तो R1 आपका हो गया कंप्लीट। किसी ने मान लो हिंदी चूज़ कर ली, यहाँ पे हिंदी भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो अब आता है वो R2 लैंग्वेज पे। तो R2 लैंग्वेज में क्या करेगा, R2 लैंग्वेज भी अब उसको चूज़ करना कंपलसरी है, लेकिन ये R1 नहीं होगी। जो भाषा उसने यहाँ चूज़ की है उसमें से वो चूज़ नहीं कर सकता है। मान लो किसी ने यहाँ पे हिंदी चूज़ करी है तो वो R2 के अंदर पंजाबी चूज़ कर सकता है। ठीक है, और 3rd लैंग्वेज है, ये एक अनिवार्य भाषा है जो कक्षा 6 से शुरू होगी। तो इसमें आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज लेना जरूरी है। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी कौन सी हो गई, तो वो भी देख लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, है ना, ये वैलिड कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो देखो किसी ने पहली R1 में यहाँ पे क्या ले लिया, हिंदी ले ली, तो अब वो दूसरे में संस्कृत या मराठी या जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है, साउथ की जो भी है वो ले सकता है, अदर स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो ले सकता है, लेकिन तीसरी लैंग्वेज उसने यहाँ पे इंग्लिश ली है। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे ने जो पहली लैंग्वेज R1 है वो तमिल ली है, दूसरी उसने हिंदी ली है, तो
इंग्लिश की जगह पे अब उसने क्या लिया है, फ्रेंच लिया है, क्योंकि फ्रेंच भी क्या है यहाँ पे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इससे पहले क्या होता था कि बच्चे इंग्लिश, हिंदी या कोई फ्रेंच, जर्मन, जापानीज ये लैंग्वेज अब ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज एक ही मिलेगी। आपको फ्रेंच लेना है तो आपको इंग्लिश छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने जापानीज लेना है तो इंग्लिश फ्रेंच छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके कॉम्बिनेशन है कि आप इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, जो भी लैंग्वेज आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज में आती है उसमें से आप एक ही चूज कर सकते हो। इसीलिए कहा था कि इंग्लिश में अब आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो इसने बंगाली ली है, मराठी ली है और फिर यहाँ पे इंग्लिश लिए, तो देखो उसने हिंदी नहीं लिया है, तो हिंदी भी आपके क्या हो गई, ऑप्शनल यहाँ पे हो गई है। अब किसी बच्चे ने देखो इंग्लिश भी ले लिया, फ्रेंच भी ले लिया, जर्मन ले लिया, तो ऐसा वो नहीं ले सकता है कि तीनों इंटरनेशनल लैंग्वेज ले ले, ये नहीं हो सकता है। दो उसको इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी और एक उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। तो ये ऊपर वाले जो कॉम्बिनेशन है वो आपके वैलिड कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2 इंडियन लैंग्वेज और एक आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो R1 क्या है, R1 आपका प्राइमरी लैंग्वेज होगा, मतलब ये वो लैंग्वेज आप चूज करोगे, जो कोई भी पेपर आप चूज करोगे अपने स्कूल के अंदर, तो इसमें आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफिशिएंसी होगी, जो पकड़ आपकी वहां पर होगी। मतलब इस लैंग्वेज के पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना। यूजुअली क्या होता है कि ये ऐसा लैंग्वेज होता है जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, तो वो सब आपकी जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे होगी। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, R1 हो जाएगी। अब दूसरा पेपर जो आपको चूज करना है वो है सेकंड लैंग्वेज का, तो ये R1 से अलग होगा, ये मैंने आपको पहले ही कहा। तो अगर मान लीजिए आपने R1 में हिंदी चूज किया है तो आप फिर से हिंदी चूज नहीं कर सकते, ये मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो R1 R2 आप इंडियन लैंग्वेज समझ लो, R3 को आप इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ लो। तो ये कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, अब बच्चों को यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैथ्स और साइंस में एडवांस विकल्प मिल रहा है। तो आपने जैसे यहाँ पे क्या किया, ये भी एक बहुत अच्छी खबर है कि क्लास 9th में मैथ्स और साइंस में जो अभी बेसिक स्टैंडर्ड चल रहा था वो अब यहाँ पे नहीं है। एक सिंपल मैथ्स और सिंपल साइंस है जो सबके लिए है, जिसको हम स्टैंडर्ड की बोल रहे हैं, और एक एडवांस लेवल भी यहाँ पे होगा। तो एक एडवांस लेवल की भी साइंस और मैथ्स आपको यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट में है ना, बाकी सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आपको स्टैंडर्ड मतलब जो सबके लिए कॉमन है और एक एडवांस लेवल होगा। तो अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं तो वो एडवांस पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें 25 नंबर का अलग से टेस्ट होगा, जो सब बच्चों का होगा वो तो होगा ही आप, और उसके अलावा जो एडवांस चूज करेगा उसके 25 मार्क्स का अलग से होगा। इसमें आपको हॉट्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लेकिन पेपर में मार्कशीट में कैसे मार्क्स दिखेंगे, तो खास बात यह है कि एडवांस पेपर के नंबर जो है वो कुल परसेंटेज में नहीं जुड़ेंगे, परसेंटेज में कहीं पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। लेकिन मार्कशीट जो होगी उसके ऊपर अगर आप उस एग्जाम को पास कर जाते हो, जो 25 नंबर का एग्जाम होगा, अगर इसमें 50% या 50% ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो एडवांस लेवल पास का टैग आपकी मार्कशीट के ऊपर अलग से चमकेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया R1 R2 R3 क्या है, कोई कंफ्यूजन अब इसमें आपको नहीं है। कुछ और डाउट है कि आप क्या क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं या आपने क्या क्या कॉम्बिनेशन लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि क्या ये कॉम्बिनेशन सही है या गलत है। क्योंकि अभी तक स्कूल्स में आपको 2 इंटरनेशनल 1 नेशनल लैंग्वेज ये कॉम्बिनेशन भी पकड़ाया जा रहा था, लेकिन 6th के बच्चों को 7th 8th में जो चल रहे हैं उनका तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन 6th के बच्चों को अब इसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। क्योंकि आप वो पहले बच्चे होंगे जो इस बैच के जो पहले बच्चे होंगे 6th स्टैंडर्ड में जो अभी हैं, जो 30-31 में एग्जाम देंगे, वो 3 लैंग्वेज का एग्जाम देंगे। ये पहला बैच इसी साल से शुरू होगा, तो आपको इसीलिए 3 लैंग्वेज जो चूज करनी है बहुत ध्यान से चूज करनी है कि आपका किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, थैंक यू।